हेलो एवरीवन। सो मैं अपने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे 50s हैं उनको मैंने इस वो रिकॉर्ड करना चाहा है। उसके लिए मैंने 2 ऑलरेडी वीडियोस के पार्ट बना चुकी हूँ जिसमें मैं 36 क्वेश्चंस तक कवर कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से 37 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी एंड 50 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक पता होने चाहिए जिससे आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन फंक्शन क्या होते हैं? मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, कंट्रोल्स मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, मनी सप्लाई करती है, इंटरेस्ट रेट करती है और इन्फ्लेशन करती है। इशूअर ऑफ द करेंसी इशूज़ द रुपी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नहीं देती है बस, बाकी सब जो भी नोट्स की इशूज़ मतलब करेंसी को इशू करते हैं वो आरबीआई करती है। ठीक है, 1 जो होती है वो किस होती है? इशूड बाय द गवर्नमेंट होती है। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट की बैंकर होती है, मैनेजेस दैट एंड द ट्रेजरी ऑपरेशंस। रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स के रेगुलेटर होते हैं, एंश्योर्स द स्टेबिलिटी एंड द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, 5th हमारा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर। एक्सचेंज जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का मैनेजर होता है वो भी यही करती है, मैनेजेस द फॉरेक्स रिजर्व्स एंड द एक्सचेंज रेट्स। इजी। Question number 38. Define inflation and its types. So inflation is the rise in the general price level of goods and services over the time. Over the time में जो भी हमारी एक तरीके से हम बोलेंगे जो मतलब प्राइस लेवल का जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमारी राइज होता है, ठीक है, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है 2 तरीके से हो सकता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड द कॉस्ट पुश। डिमांड पुल हमारा वो होता है जो डिमांड की वजह से, डिमांड के फोर्सेस की वजह से जो इन्फ्लेशन या हम बोलेंगे महंगाई बढ़ रही है वो होता है। कॉस्ट पुश होता है कि आपका कॉस्ट ही इतना महंगा है, सप्लायर की तरफ को सप्लायर को पड़ ही इतना कॉस्ट ले रहा है कि उसको मजबूरी से अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस हैं वो बढ़ाने पड़ रहे हैं। ठीक है, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है दैट इज़ फ्रॉम द कंज्यूमर साइड एंड मतलब मेन जो हमारा फोर्स जो होता है दैट इज़ फ्रॉम द कंज्यूमर एंड द पब्लिक साइड। ठीक है, जो बट यहाँ पर कॉस्ट पुश होता है इट इज़ फ्रॉम सप्लायर साइड, कि सप्लायर को ही रॉ मटेरियल जो है महंगे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो सो कॉस्ट पुश जो है जनरली हमें क्राइसिस वगैरह इन सब चीज़ों में देखना को मिलता है। ठीक है, जब क्राइसिस हो जाते हैं तो रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक्सप्लेन द फिलिप्स कर्व्स इन इकोनॉमिक्स। सो द फिलिप्स कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक तरीके से इनवर्स रिलेशनशिप बताता है कि महंगाई में और अनएम्प्लॉयमेंट में जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कंसेप्ट कहता है कि हायर इन्फ्लेशन लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई ज़्यादा होगी तो एक तरीके से सप्लायर्स जो होंगे वो ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स, और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होंगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनको उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। ठीक है, लोअर इन्फ्लेशन मतलब कि वो बोलेंगे जब इन्फ्लेशन कम होगी तो इसका मतलब कि पैसे भी उनके प्राइसेस जो उनके प्रोडक्ट्स के और होंगे उनको पैसे वगैरह कम मिल रहे होंगे। पैसे वगैरह कम मिल रहे होंगे तो वो मोटिवेटेड भी नहीं होंगे प्रोडक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। जब वो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करना चाहते होंगे तो वो बंदों को बिठाएंगे भी नहीं, तो इसका मतलब हायर अनएम्प्लॉयमेंट होगी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 40 है, डिस्कस द पब्लिक डेट एंड इट्स इफेक्ट। Public debt and public debt refers to the borrowings by the government from internal and external sources. Public debt जो होता है वो हमारा बोरोइंग्स होता है जो कि गवर्नमेंट करती है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से। ठीक है, इसका हमारा गुड इफेक्ट होता है कि जो भी वो बोरोइंग्स करती है उसको यूज़ करती है, उसकी स्पेंडिंग्स करती है डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। बट हमारे बुरा क्यों है कि अगर हमने ज़्यादा डेट कर लिया सो हाई रिपेमेंट ऑफ द बर्डन होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उतना ही तो हमें रिपेमेंट भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स होते हैं? पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं कि इंक्रीज्ड एफडीए इनफ्लोज, एफडीए के इनफ्लोज बढ़ जाएंगे, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट होगा, ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, और एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? लोकल इंडस्ट्री स्ट्रगल्स होगा, अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कल्चरल डाइल्यूशन होगा। कल्चरल डाइल्यूशन समझ रहे हो ना कि अब जैसे है हम वेस्टर्न कल्चर्स को भी कर लेते हैं अडॉप्ट, हमारे ट्रेडिशनल कल्चर्स भी हैं। एक तरीके से हम कह ही नहीं सकते कि हम अपने जो ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं उसमें हम इतना देख ही नहीं पाते हैं कि हम
उसके इतने रह ही नहीं गए जितने हम वेस्टर्न कल्चर के रह गए हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगह पर है भी सही, बट डाइल्यूट हो चुका है वो सब चीज़ें, ठीक है। अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक्चुअल में बाहर जो है ग्लोबलाइजेशन के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर भी कौन पाएगा, वही जिसके जो अभी तक पहले भी कमा पा रहा होगा, जो भी एकदम बेसिक से एकदम जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वाला होगा वो तो इतना नहीं कर पाता होगा। तो इसलिए उसकी वजह से हमारे कंट्री में क्या प्रॉब्लम इंक्रीज़ होएगी, अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो कहते हैं लोकल इंडस्ट्रीज जो है तब भी स्ट्रगल करेंगी क्योंकि उनका वो तो कहते हैं ना वो बाहर अपना एक्सपोर्ट कर पाएंगी और ना वो कहते हैं इम्पोर्ट इतना अच्छे से कर सकती हैं क्योंकि पॉकेट अलाउ नहीं करती। सो वो सब चीज़ें नेगेटिव इफेक्ट्स में आ जाएंगी। और फोर्थ हमारा है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, तो हमारी इकोनॉमिक जो है डिपेंडेंस हो जाएगी कि हमें एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स जो है करना ही पड़ेगा, इम्पोर्ट्स हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि हमारी डिमांड उस हिसाब से जो है इन्फ्लुएंस हो चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द MSMES इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। सो MSMES जो है वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। सो MSMES आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये हमारी बैकबोन है, ठीक है। उनके इंपॉर्टेंसेस क्या क्या हैं, 40% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स कम फ्रॉम द MSMES, एम्प्लॉयमेंट टू 11 करोड़ प्लस पीपल, ये एम्प्लॉयमेंट देता है 11 करोड़ प्लस पीपल को, ठीक है। एंकरेजेस द इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप, सो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप भी यहीं से ही एंकरेज हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट इज़ द डिमोनेटाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इतना अच्छे से समझाने की ज़रूरत है डिमोनेटाइजेशन की क्या है, कि आप वो जनरेशन हो जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन फेस देखा है, ठीक है। सो फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था, वेयर द 500 and 1,000 नोट्स स्क्रैप्ड, बंद हो गए थे, टू कर्ब, व्हाट वाज द रीज़न, टू कर्ब द ब्लैक मनी को हटाने के लिए या उसको कैप्चर करने के लिए, ठीक है। सो इम्पैक्ट्स उसके क्या क्या थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, बूस्टेड द डिजिटल पेमेंट्स, जब लोगों को एक तरह से फियर फील होने लग गया कि जो भी हमारे ये करेंसीज हैं, करेंसी नोट्स हैं, वो कभी भी बैन हो सकते हैं, ये कभी भी स्कैप्ड हो सकते हैं, तो उन्होंने किधर मोटिवेटेड फील हुए टू यूज़ डिजिटल पेमेंट्स, सो बूस्टेड द डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है। डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करने लग गए तो उसकी वजह से टैक्स कंप्लायंस में होने लग गया, क्योंकि हर एक चीज़ की ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हो गई। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ होने से जो टैक्सेस हैं वो भी हमें सही तरीके से मिलने लग गए हमारी गवर्नमेंट को, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है उनको दिखने लगी कि कहाँ कहाँ पे क्या पैसे हैं और किस हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन और रिसीविंग वो कर सकते हैं, ठीक है। कब ऑन द फेक करेंसी, जो भी फेक करेंसी मार्केट में चल रही थी उसको भी उन्होंने रोक लिया, ठीक है। नेगेटिव हमारा क्या है, कैश की शॉर्टेज हो गई, उस टाइम पे तो कैश की शॉर्टेज हो गई थी, आपको सबको पता है, ठीक है। कैश की शॉर्टेज की वजह से कैश फ्लो नहीं था, तो GDP भी जो था हमारा स्लो डाउन हो गया। इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल बिजनेसेस, और जो स्मॉल बिजनेसेस थे उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 44 डिफरेंशिएट बिटवीन द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं पेड डायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल्स, जो डायरेक्टली इंडिविजुअल से पे होते हैं वो हमारे डायरेक्ट होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। एंड जो इनडायरेक्ट वो होते हैं जो पेड इनडायरेक्टली वाया गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को हम जो कंज्यूम करते हैं उस टाइम पे हम जो टैक्स देते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे GST, कस्टम ड्यूटी, ये वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है डिफाइन द ट्रेड डेफिसिट एंड इट्स कॉजेस। ट्रेड डेफिसिट होता है हमारा व्हेन द इम्पोर्ट्स आर ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री। हम अगर मंगवा अपने कंट्री में दूसरी कंट्री से ज़्यादा रहे हैं रेदर देन द बाहर सामान बेचने के, तो वो हमारी कौन सी प्रॉब्लम होगी, ट्रेड डेफिसिट की। सो हमारे कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, हाई ऑयल इम्पोर्ट्स, भैया कॉजेज़ ये कि हम ज़्यादातर हम क्या करते हैं इम्पोर्ट्स में हम ज़्यादातर तेल मंगवाते हैं बाहर के देशों से, ठीक है, दुबई वगैरह से, तो हम हमारे लिए ये एक कॉज हो सकता है, ठीक है। वीक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, हम इतने कम्पिटेंट है ही नहीं कि हम मैन्युफैक्चर कर सकें वो सब चीज़ें, इसलिए हमें उसके लिए डिपेंडेंट कहाँ पे होना पड़ रहा है, बाहर के देशों में होना पड़ रहा है, ठीक है। पॉइंट थर्ड, लोअर ग्लोबल डिमांड फॉर द इंडियन गुड्स, जो इंडियन गुड्स की डिमांड है वो हमारे मतलब ग्लोबल लेवल पे वो बहुत कम है, उसको इतना देखा ही नहीं जा रहा, उसको कंसिडर किया ही नहीं जा रहा। सो वो भी हो सकता है कि हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे अपना इतना गुड्स। क्वेश्चन नंबर 46 एक्सप्लेन द रोल ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। सो इंस्टीट्यूशन IMF का है, उसका रोल क्या है, प्रोवाइड्स अ शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए IMF जो है वो लोन्स देता है,
ठीक है। वर्ल्ड बैंक हमारा है प्रोवाइड्स द लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट्स करने के लिए वर्ल्ड बैंक हमें क्या करता है, लॉन्ग टर्म लोन्स देता है, ठीक है। सो ये हमारा है रूल्स। क्वेश्चन नंबर 47 पे जाते हैं। व्हाट आर द मॉनेटरी पॉलिसीज, लिस्ट इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। सो आरबीआई इसके जो मॉनेटरी पॉलिसीज होते हैं टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड द इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन सबको करने के लिए आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, सीआरआर जो कि हमने पढ़ा भी था। सीआरआर इज़ कैश रिजर्व रेशियो, दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ द बैंक डिपॉजिट कैप विद द आरबीआई। तो ये क्या करता है, बैंक जो होते हैं बैंक को अपने डिपॉजिट जो है आरबीआई के पास रखवाने पड़ते हैं, वो रेशियो होती है। एसएलआर होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो परसेंटेज ऑफ द फंड्स इन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सो ये क्या होती है, ये परसेंटेज होते हैं फंड्स जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर रखने होते हैं, ठीक है। रेपो रेट हमारा होता है इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू द बैंक। तो रेपो रेट वो होता है जिसमें जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई उधार देता है बैंक को पैसे, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट होता है इंटरेस्ट रेट एट विच द बैंक पार्क द फंड्स विद द सरप्लस, पार्क द सरप्लस फंड्स विद द आरबीआई। जो बैंक्स के पास सरप्लस फंड होता है उसको वो आरबीआई के पास जब डिपॉजिट करता है तो जो इंटरेस्ट रेट बैंक आरबीआई उनको देता है उस डिपॉजिट पे, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। सो व्हेन द गवर्नमेंट बोरोइंग द इंक्रीजेज, जब गवर्नमेंट अपने उधार जो है वो बढ़ा लेती है, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स डिक्रीजेज ड्यू टू द राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उसे कम कर देती है, और क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट रिवेन्यू। सो गवर्नमेंट रिवेन्यू के क्या क्या सोर्सेज हैं, टैक्स रिवेन्यू, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स। नॉन टैक्स रिवेन्यू है प्रॉफिट्स फ्रॉम द पीएसयूज, डिविडेंड्स एंड द फीस, ठीक है। ईजी है बहुत, मेरे को तो लग ही नहीं रहा इसमें कुछ समझाने वाला है, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स, बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स प्रोसीड्स, ठीक है, ईजी है बहुत। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, और आप इसको देख सकते हैं, बहुत इजी है ये समझना। सो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ये भी आप अपने आप से भी लिख सकते हैं कि कोविड-19 में हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो पॉजिटिव इफेक्ट भी था और कुछ नेगेटिव भी था। पॉजिटिव में क्या हुआ कि बूस्टेड द डिजिटल इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो गई, ठीक है। हायर हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट होने लग गए, लोगों को हेल्थ केयर की वैल्यू समझ आने लग गई, ठीक है। राइज इन ई कॉमर्स बढ़ गया, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड इंक्रीज डिमांड्स फॉर द लैपटॉप्स एंड द इंटरनेट सर्विसेज। ये एग्जांपल में आप बता सकते हैं कि दिस इज़ द बेनिफिट कि हमारे लैपटॉप्स और इंटरनेट सर्विसेज में की जो कहते हैं सेक्टर था वहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। नेगेटिव इफेक्ट्स हमारा है जीडीपी फेल बाय 7.3% 2020, ठीक है। 2020 में हमारा क्या हुआ, जीडीपी हमारा 7.3 से गिर गया, और जॉब लॉसेस हुए, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ। एमएसएमईज सफ़र जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं की ही हालत ख़राब हुई है क्योंकि उनके पास ना तो वेल्थ थी ना सपोर्ट था, ठीक है। एग्जांपल हमारा लिए है जैसे स्लो डाउन द ऑफलाइन मार्केट्स प्रोडक्शन एंड देयर सेल्स। बहुत सारे तो ऑफलाइन मार्केट्स जो थे वो कहते उनकी प्रोडक्शन स्लो डाउन हो गई, इवन उनकी सेल्स भी बहुत कम हो गई। सो मैंने अपने 50 जो मैं बोल सकती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिए। आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी, और आप इन सब चीज़ों को अगर आप बार बार देख लोगे, मैं बोलूँगी आज का दिन आपके पास पूरा है, 1-2 बारी आप देख लोगे, आपको बहुत अच्छी रिवीजन मिल जाएगी और आप अपना पेपर बहुत अच्छे से करके आ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।